नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम साइंस टेक्नोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आरएस हो या फिर आईएएस या फिर जो नॉर्मल पोस्ट है जैसे कि राजस्थान के अलाइड है आरपीएससी द्वारा या फिर आरएसएसएम द्वारा कोई भी एग्जाम होगी तो वो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि एलडीसी के एग्जाम प्रेजेंट में तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक ब्रीफ है बहुत शॉर्ट में स्टार्टिंग से लेके अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी। ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम स्पेस साइंस के लिए जिससे हम आज एक नवाचारी इनोवेटिव आइडिया ले पा रहे हैं। जैसे कि मोबाइल कम्युनिकेशन है यानी कि एक दूसरे से बात हो पाना, इंटरनेट है, नेट है या फिर टेलीविज़न है, बहुत सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह हुई। तो उनके द्वारा हम क्या करते हैं, उनके द्वारा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आज स्पेस साइंस बहुत ऊपर तक पहुँच गया है। तो ऐसी तकनीकी है ये जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी वैमानिक वैज्ञानिक और मानवों के मध्य अंतरिक्ष इंडस्ट्री यानी एरोस्पेस इंडस्ट्री को विकसित किया गया है। इसका मेन एम क्या है? अंतरिक्ष में उड़ान भरना, स्पेस फ्लाइट। अब स्पेस फ्लाइट कौन कौन सी है? यानी कि स्पेस में फ्लाइट यानी कि स्पेस में हम सैटेलाइट भेजेंगे कोई भी, तो किसके द्वारा भेजेंगे? जीएसएलवी और पीएसएलवी यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है, और पीएसएलवी ये भी लॉन्च व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। अब ये लॉन्च व्हीकल है, ये लॉन्च व्हीकल जो जीएसएलवी है वो 36,000 किलोमीटर तक यानी कि बहुत दूरी तक, यानी कि इसलिए ये क्या है, इसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है और ये दहन पे शक्ति पे काम करता है। और पीएसएल भी है इसमें ईंधन का और कुछ ऑक्साइड चीज़ों को प्रयोग करके ये सिर्फ कितने किलोमीटर तक जा सकता है? यानी कि लगभग लगभग 10,000 किलोमीटर। इतने किलोमीटर यानी लो अर्थ ऑर्बिट से थोड़ा सा ऊपर तक जाने के लिए पीएसएलवी का यूज़ करते हैं। और हमको बहुत ऊंचाई पे यानी कि जियो सिंक्रोसिस पे पहुंचना है, 36,000 किलोमीटर ऊपर तक सेटेलाइट पे पहुंचाना है, यानी कि सूर्य के अध्ययन करने के लिए या फिर मंगलयान के अध्ययन करने के लिए हम जीएसएलवी भेजते हैं। ठीक है। तो स्पेस फ्लाइट यानी उपग्रह भेजना, सैटेलाइट लॉन्चिंग करना, ठीक है, स्पेस का अंतरिक्ष का अन्वेषण करना, स्पेस एक्सप्लोरिंग करना। ठीक है। आजकल जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसका बहुत क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। अब कौन कौन से सेक्टर है जिसमें इसका उपयोग हो रहा है वो देखो आप। पहले नौवहन है। जैसे कि आप नौवहन क्या बोलते हैं? नौवहन यानी कि वहन, वाहन चलाना, यानी कि जीपीएस सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जीपीएस। ठीक है। जीपीएस आप यूज नहीं करते नौवहन में, यानी किधर जाना है किधर क्या है, यानी कि आपने यहाँ से लगाया जीपीएस ग्लोबल पोजिशन सिस्टम और आपको उस जगह तक पहुंचा देता है। और साथ में दूसरा काम क्या है? मानचित्रण करना, यानी कि नेविगेशन और मैपिंग। ये इंपॉर्टेंट है। अब नेविगेशन में अब इंडिया का कौन सा है? नाविक है। नाविक, ये नाविक का काम क्या है? नाविक का काम है जैसे कि इंडिया का ये वाला एरिया है, ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक। अभी तो हम जीपीएस है, वो जीपीएस तो नासा का है, ये तो हम इसका यूज कर रहे हैं रेंट पे, ये तो नासा का है ये। ठीक है। और इंडिया के पास में अभी नया नेविगेशन सैटेलाइट भेजे हैं, जो 7 सैटेलाइट है वो नाविक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे रिमोट सेंसिंग एरिया है, रिमोट सेंसिंग एरिया जहाँ तक पहुंच नहीं पाते, जहाँ तक संसाधन नहीं पहुंच पाते। ठीक है। तो ऐसे एरिया, सुदूर संवेदी एरिया, यानी जहाँ पे कैनोपी है बहुत ज़्यादा या फिर जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, उन तक भी मतलब उपग्रह को, संचारों को भेजना। ठीक है। जहाँ तक कम्युनिकेशन है ही नहीं वहाँ तक पहुँचाना। बाकी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के बारे में सीधे जानकारी संपर्क स्थापित करना। ठीक है, सीधे जानकारी उपलब्ध कराना। उपग्रह संचार यानी कि उपग्रह संचार जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो किस किस में काम आता है? टेलीविजन हुआ, मोबाइल हुआ, रेडियो हुआ, टेलीमेडिसिन है। अब टेलीमेडिसिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीमेडिसिन का मतलब सीधा सी ये है, जैसे कि आप एक बहुत दूर दराज एरिया में हो, पहाड़ी सेक्टर में, जहाँ तक हॉस्पिटल सुविधाएं पहुंच नहीं पाए और इमरजेंसी में डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर क्या करता है कि वैन के अंदर होता है या फिर बस के अंदर होता है, वहीं पे पूरी चीजें लगा देता है वो। और टेलीमेडिसिन मतलब ये है कि वहीं से ऑनलाइन उपचार करता है लोगों का, वहीं से मेडिसिन उपलब्ध कराता है, वहीं से लोगों को उपचार उपलब्ध कराता है, वहीं से वो देखता है ऑनलाइन के माध्यम से, वो है टेलीमेडिसिन। यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से मेडिसिन उपलब्ध कराना, यानी कि चिकित्सा सुविधा देना, मेडिटेशन देना। ठीक। और मौसम पूर्वानुमान और पर्यावरणीय निगरानी यानी वेदर फोरकास्टिंग और एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग। आपको पता ही है वेदर फोरकास्टिंग, जैसे आप देख पाते हो कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, आप वेदर फोरकास्टिंग चैनल उस पर ऐप पे चल जाते हो और वहाँ से देख पाते हो कि आज बारिश होगी, आज टेम्परेचर ऐसे रहेगा। और एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग करना, यानी मौसम की सटीक जानकारी देना। और एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग करना, यानी कहाँ पे कितनी ट्री कैनोपी होगी, कहाँ पे कम सघनता है पेड़ होगी, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहाँ पे प्रदूषण हो रहा है, कहाँ पे रिवर में क्या जा रहा है, उस सब की जानकारी रखना, क्लाइमेट चेंज की जानकारी रखना। सब कुछ आपको पता ही है, यानी उसके लिए बहुत सारे सैटेलाइट भेजे गए हैं। अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास यानी कि स्टार्टिंग में कब हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बारे में देखते हैं अपन। यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास सबसे पहले जो सोवियत संघ है उसके द्वारा 4 अक्टूबर 1997 में, 4 अक्टूबर 1947
4 अक्टूबर 1957 को एक मतलब सेटेलाइट भेजा था, उसका नाम था स्पुतनिक 1। ठीक है, यहीं से स्पेस जो एज है यानी कि अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई थी। इसका वजन 83 kg, ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। और पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि कौन सी, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको भेजा गया था। 600 किलोमीटर के समथिंग, 600 किलोमीटर के समथिंग इसको भेजा गया है। ठीक है, और इसकी लॉन्चिंग की तारीख क्या थी, 4 अक्टूबर 1957 को। देश कौन सा था, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। ठीक है, लॉन्च स्थल है बैकोनूर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान में, यहाँ से। जैसे कि लॉन्चिंग स्थल क्या होता है, लॉन्चिंग स्थल जैसे कि आपका ये इंडिया है, अपना इंडिया है, अपना इंडिया यहाँ पे साउथ में श्री हरिकोटा है। ठीक है, श्री हरिकोटा, ये क्या है, लॉन्चिंग पैड है, लॉन्चिंग एरिया है, लॉन्चिंग स्थल है ये इंडिया का, श्री हरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ये यहीं पे क्यों बनाया है, क्योंकि जो लॉन्चिंग व्हीकल है, जो जीएसएलवी पीएसएल जाएगा, वो ऐसे जाएगा। ठीक है, अब ये मान लो ये बीच में कुछ कम्युनिकेशन या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, और ये यहाँ से बीच में ही कुछ प्रॉब्लम आ जाए, और वो बीच में ही कम्युनिकेशन टूट जाए और वो नीचे गिरे, तो नीचे कहाँ पे गिरेगा, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ताकि यहाँ पे डिजास्टर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे संसाधन है, आपदाएं हैं, या फिर लोग बाग है, मानव संसाधन है, तो मानव संसाधन को हानि नहीं हो, इसलिए श्री करोड़ ऐसे लॉन्चिंग पैड बनाए हैं, और ये सीधे ही भेजते हैं कहाँ पे, अंतरिक्ष में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, पृथ्वी कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचना और रेडियो सिग्नल को प्राप्त करना। ठीक है, तो उस टाइम पे रेडियो सिग्नल के लिए रशिया ने इसको भेजा था। ठीक है, और कक्षा में समय 4 जनवरी 1957 तक परिक्रमण करता रहा, उसके बाद वायुमंडल में वापस आकर जल गया। ठीक है, अब सोवियत संघ ने 3 नवंबर 1957 को एक स्पुतनिक 2 लॉन्च किया था। ठीक है, अब इसने स्पुतनिक 2 लॉन्च किया था, उसमें क्या एक जीवित प्राणी था, लाइका, एक कुतिया थी, उसको भेजा था। ठीक है, इसको भेजने के बाद में ये जब यान परिक्रमा कर रहा था, सेटेलाइट परिक्रमा कर रहा था, यान था एक तरीके से, जैसे कि अपन अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं ना अभी प्रेजेंट में इंडिया का, जो स्पेस सेटेलाइट भेज रहे हैं, वैसे ही ये स्पेस सेटेलाइट था स्पुतनिक 2 1957 में रशिया का। देखो आप कब उनके पास में साइंस टेक्नोलॉजी आ गई थी। तो ये दूसरा अंतरिक्ष यान था, लेकिन इसमें यात्रा करने वाली जो लाइका है, लाइका की जो वहाँ पे अत्यधिक गर्मी अंतरिक्ष में और तनाव के कारण क्या है, चौथी परिक्रमा कर रही थी ना, तभी इसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही यूएसए ने भेजा था एक्सप्लोरर 1। अब ये क्या है कि ये नासा के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था उपग्रह। 31 जनवरी 1958 को इसको फ्लोरिडा के केप कैनावरेल, एक वेरल एरिया है, वहां से लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये दाना केप कैनावरेल एक एरिया है, केप एरिया, केप याद रखना आप तो। ठीक है, तो वहां से इसको भेजा गया था। भारत के प्रारंभिक उपग्रह कौन कौन से हैं? भारत का प्रारंभिक उपग्रह था आर्यभट्ट, सीधे याद रखना है आपको, पहला सेटेलाइट था। ठीक है, अब ये पहला सेटेलाइट था 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। और प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे हमारे यहाँ के आर्यभट्ट, उनके सम्मान में रखा गया था, गणितज्ञ थे ये। लॉन्चिंग डेट है 1975, 19 अप्रैल 1975 को। प्रक्षेपण स्थल कपुस्टिन यार, सोवियत संघ, अब रूस में है ये, वहां से इसको भेजा गया था। जैसे कि आज मैंने बताया था इंडिया का कहाँ पे, श्रीहरिकोटा में, तो वैसे ही वहाँ पे अपने पास में देखो ना तो जीएसएलवी था ना पीएसएलवी था, ऐसे कोई लॉन्च व्हीकल थे नहीं, तो वहाँ के लॉन्च व्हीकल यूज करते थे उस टाइम पे। प्रक्षेपण यान कौन सा था, कॉस्मोस 3M रॉकेट था एक। निर्माता कंपनी कौन सी थी ये आर्यभट्ट को, इसरो। इस टाइम पे हमारी इसरो आ गई थी। ठीक, इसरो के बारे में बाद में पता लगेंगे अपन, क्या क्या है इंपॉर्टेंट। मिशन के क्या क्या उद्देश्य थे इसके, वो देखो आप। इसके मुख्य उद्देश्य थे एक्सरे खगोल विज्ञान और सौर भौतिकी, यानी कि सूर्य का अध्ययन करना, उसकी भौतिकी का अध्ययन करना, और हमारे एटमोस्फेयर का अध्ययन करना, वायुमंडल का अध्ययन करना। ठीक है, वजन आकार इसका 360 किलो था, और 26 पक्षों वाले बहुभुज जैसी थी इसकी। लागत करीब 3.5 करोड़ रुपए लगे थे। अब इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या रहा था, इसको भेजा था आर्यभट्ट को। इसका रिजल्ट रहा था कि 5 दिन तक इसके बिजली की विफलता के कारण इसका संपर्क टूट गया था, और 5 दिन में इसने बहुत कुछ काम कर लिया था, जो जरूरत थी हमें, वो बहुत कुछ काम कर लिया था। अब पहले क्या था कि बिजली की विफलता, आज के सेटेलाइट में अपन क्या लगाते हैं, सोलर सेटेलाइट, सोलर सोलर पैनल लगा देते हैं। सोलर पैनल क्या करते हैं, दिन में बिजली बना लेते हैं, और वहाँ पे बैटरी लग जाती है, और उसके माध्यम से रात में भी उनको लाइट मिलती रहती है। ठीक है, तो आज ये बिजली की कारण कोई विफलता नहीं होती किसी सेटेलाइट में। अब तो क्या है, बिजली, पहले सोलर सेटेलाइट थे नहीं। ठीक है, वापसी 17 साल बाद में ये मतलब अंतरिक्ष में रहने के बाद 11 फरवरी 1992 पृथ्वी के वातावरण में वापस लौट आया, और वो एक तरीके से कैस्टर सिंड्रोम यानी अंतरिक्ष कचरा बन गया था ये। ऐतिहासिक महत्व क्या रहा था इसके, यानी कि ऐसा करने वाला भारत उपग्रह भेजने वाला दुनिया का 11वां देश बन गया था।
और ऐसी उपलब्धि है, इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में रिजर्व बैंक ने 1976-97 में, रिजर्व बैंक ने 1976 और 1997 में 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट सैटेलाइट की तस्वीर छापी थी। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। और 19 अप्रैल 2025 को इसकी 50वीं वर्षगांठ, जब इसको भेजा गया था कब, 1975 में, और ये 1925 में 50 साल पूरे हो गए। तो इसके 50 साल की उपलब्धि पर, इन 50 साल पूरे होने की वर्षगांठ पर गोल्डन जुबली मनाई गई थी। ठीक है, ये है। अब क्या है कि अंतरिक्ष मिशन में कुछ भारत के और भी मिशन है, जैसे कि भास्कर 1 और भास्कर 2। हमारे इसरो है उसके द्वारा निर्मित भारत के पहले प्रायोगिक निम्न भूकक्षायान लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपण किए गए उपग्रह है। मैंने बताया था आपको लो अर्थ ऑर्बिट में कौन कौन से उपग्रह हैं, कितने हैं, 600 किलोमीटर से अबव भी हो सकता है। इतने किलोमीटर में जो सैटेलाइट भेजते हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट है। और इसका भी नाम क्या है, भारत के महान गणितज्ञ भास्कर प्रथम और भास्कर द्वितीय के सम्मान में रखा गया था। ठीक है, ये दोनों नाम रखे गए थे गणितज्ञ के माध्यम से, भारतीय गणितज्ञ थे भास्कर जी, उनके मतलब सम्मान के तौर। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के सुदूर संवेदी यानी रिमोट सेंसिंग करना, हाइड्रोजन जल विज्ञान का अध्ययन करना, और समुद्री विज्ञान यानी कि ओशियनग्राफी, ओशियनोग्राफी, उन तीनों का अध्ययन करना है। रिमोट सेंसिंग आपको पता ही है, यानी कि फोटो लेना आसपास के एरिया की। जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी यानी कि जो हमारे समुद्र आसपास का है, यानी कि इंडिया का ये क्या है, पूरा कोस्टल एरिया है, इसका अध्ययन करना। ठीक है, अब इसकी जो भास्कर 1 है उसकी लॉन्च की तिथि है 7 जून 1989, नहीं 79, और ये 20 नवंबर 1981। ठीक है, सेकंड भास्कर 2 तुरंत भेज दिया था 2 साल बाद में। प्रक्षेपण स्थल कपुस्टिन यार सोवियत संघ में है, वहाँ से भेजा गया था। ये भी सेम कपुस्टिन यार सोवियत संघ में। रॉकेट है वो इंटरकॉस्मोस। ठीक है, सेम दोनों में रॉकेट का यूज किया गया है। यानी कि हमारे जैसे कि अब प्रेजेंट में रॉकेट कौन से अपने पास में, पीएसएल जीएसएल भी है। उस टाइम पे सोवियत यूएसआर से हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी उस टाइम। तो यूएसआर के उस टाइम पे हमारे यूएसआर ने सबसे पहले भेजा गया था, जो आपको पता ही है, स्पुतनिक वगैरह। तो इस वजह से उसके पास में टेक्नोलॉजी थी अंतरिक्ष के लिए, तो उससे हमने एक तरीके से रॉकेट उसका यूज़ किया था, उसके जगह का यूज़ किया था। बल्कि जगह हमारे पास प्रेजेंट में कौन सी है, श्रीहरिकोटा है। उसके पास में लॉन्चिंग पैड कौन सा है, कपुस्टिन यार सोवियत संघ का है, वहीं पे। वजन कितना, 442, 436। ठीक है, अब इसका जो भास्कर 1 है वो टीवी कैमरा है, माइक्रोवेव रेडियोमीटर, इसके मतलब कम्युनिकेशन के लिए। अब इसमें क्या है, उन्नत टीवी यानी कि डिश टीवी या फिर माइक्रोवेव रेडियोमीटर, उस सब के लिए यूज करना है। ठीक है, रेडियो रोहिणी श्रृंखला आगे भी चली है। ठीक है, अब आगे चलिए रोहिणी श्रृंखला, ये भी इसरो के द्वारा विकसित किया गया था उपग्रह, जिसे भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक मील का पत्थर साबित किया था। सबसे पहले महत्वपूर्ण उपग्रह RS-1 18 जुलाई 1980 को सफलतापूर्वक विकसित किया गया। इसके साथ ही भारत ने अपने स्वयं के प्रक्षेपण यान SLV-3, सबसे पहले भारत का स्वयं का प्रक्षेपण यान लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है, SLV-3, उससे हमने रोहिणी को भेजा था। ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत में मानव मतलब अंतरिक्ष में मानव नहीं, सबसे पहले कौन कौन से थे, प्रथम पुरुष और महिला अंतरिक्ष यात्री। प्रथम पुरुष कौन थे, यूरी गैगारिन थे। ठीक है, और प्रथम महिला कौन रही थी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा है, वो भी प्रथम यात्री है महिला। अब ये कब गए थे, तो 12 अप्रैल 1961 को बोस्तोक 1 यान का प्रयोग किया था प्रथम पुरुष ने, जो कि यूरी गागोरिन ने। अब इन्होंने भी वही सेम बोस्तोक 6 उसका यानी कि एक तरीके से यान है उसका उपयोग किया था, अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष सैटेलाइट, जैसे कि अभी इस टाइम पे इंडिया क्या कर रहा है, देखो 1963 में उस टाइम पे अंतरिक्ष यान भेज दिए गए थे, तो अभी हमारे अंतरिक्ष सैटेलाइट बना रहे हैं। ठीक है, प्रथम भारतीय और भारतीय मूल के प्रथम मूल अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय थे और भारतीय मूल के, तो प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी। ठीक है, ये गए थे, जिससे इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि आपको ऊपर से भारत कैसा लगता है, तो उन्होंने बताया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, राकेश शर्मा वे अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे, और वे एयरफोर्स के पायलट भी थे। ठीक है, उनको ऐसे ही इस टाइम पे जो शुक्ला जी है उनका नाम है। उन्होंने 3 अप्रैल 1984 को भारत में सोवियत सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम के संयुक्त मिशन में, देखो, सोयूज T11 रॉकेट का उपयोग किया था, और सोयूज सल्यूज सल्यूट है ये सल्यूट 7
स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। ठीक है, ये स्पेस स्टेशन था इसके द्वारा, और ये प्रक्षेपण यान था, मतलब जो यान था। ठीक है, अब हीरो ऑफ सोवियत यूनियन अवार्ड और अशोक चक्र। सोवियत यूनियन ने तो इसको क्या दिया था, हीरो ऑफ सोवियत यूनियन अवार्ड दिया था, और अशोक चक्र हमारे भारत देश ने उपलब्ध कराया था, लेकिन को सम्मान में दिया था। कल्पना चावला थी, वे अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी। ठीक है, अंतरिक्ष में आने वाली पहली महिला थी। जन्म हुआ था उनको 17 मार्च 1962 को हरियाणा में, करनाल में। ठीक है, उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। ठीक है, और पहली बार 19 नवंबर 1997 को, और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को। नासा के कैरियर में 1954, नासा का कैरियर देखो, 1954 में इनका चयन नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में हुआ था। इनका इनका चयन हुआ था कल्पना चावला का। ठीक है, अभी क्या है, दुखद बात क्या थी कि जब 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी ग्रह में प्रवेश करते समय जब स्पेस शटल है जो कोलंबिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ये, तो इस हादसे में क्या, कल्पना चावला समेत जो 7 व्यक्ति थे चार दल में, उस सभी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वैसे ही अभी प्रेजेंट में सुनीता विलियम्स को आप देख पाओगे, अंतरिक्ष सैटेलाइट है, उसमें उन्होंने बहुत कुछ, यानी कि उनकी वीडियो वगैरह भी देखी होगी आपने। अंतरिक्ष में उन्होंने कॉलेट करते हुए, अंतरिक्ष में वो तैराकी करते हुए, अंतरिक्ष में वो जाते हुए वहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखाते हुए, वहाँ पे कॉलेट करते हुए कि वो कॉलेट का जो थूक होता है वो भी बाहर नीचे नहीं गिरता, वो अंतरिक्ष में ही रहता है, उड़ता हुआ रहता है। वैसे ही मनुष्य वो भी अंतरिक्ष में उड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही नहीं है। ठीक है, ये भारतीय मूल की थी। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 2 बार उड़ान भरी। ठीक है, पहली बार एक्सपीडियंट 14 यान से 9 दिसंबर 2006 को, और दूसरी बार एक्सपीडियन 15 यान था। तो ज़्यादा ये डेटा इतना याद नहीं करना आपको। अभी प्रेजेंट की जो बात है, हाल ही में 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर यान के द्वारा सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर, कुछ अन्य 9 यात्री थे, क्रू मिशन के तहत उन्होंने क्या, अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष स्टेशन गए थे वो, और वहाँ पे क्रू ड्रैगन यान द्वारा 18 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापिस से सुरक्षित रूप में लौटे, फिर वापिस गई। यानी कहने का मतलब ये है कि 608 दिन का समय बताया था उन्होंने अंतरिक्ष में। ठीक है, रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ये भी थे साथ में, तो सबसे अधिक समय बिताने वाले व्यक्ति थे। तो 5 जून 2024 को वे अंतरिक्ष में पूरे 1000 पूरे करने वाली पहले इंसान बने थे। ठीक है, तो इनके कितने हैं, सुनीता विलियम्स के 608। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की 5 यात्राओं के दौरान यह कीर्तिमान हासिल किया है। ठीक है, सुनीता विलियम्स ने। विश्व की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां, अब अंतरिक्ष के लिए कुछ एजेंसियां बनेंगी, यानी अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट भेजेगी, PSLV CSLV या फिर कुछ सैटेलाइट भेजना है, तो उसके लिए हर देश की अपनी अपनी एजेंसियां हैं। नासा की है, वो सॉरी USA की है नासा। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना हुई थी 1958 को, मुख्यालय वाशिंगटन DC में। ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये याद रखो आप। इसरो किसकी है, इसरो जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो भारत का है, सॉरी अंतरिक्ष एजेंसी है जो भारत की है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस, आई का मतलब इंडियन, एस का मतलब स्पेस, आर का मतलब रिसर्च, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुआ था। मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में। पूर्व में नाम इसका इनकोस्पार है, कोई याद जरूरत नहीं है इसका। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, ये जो इनकोस्पर है उसकी। ठीक है, और 8 जनवरी 2025 को इसके अध्यक्ष थे श्री वी नारायण। ठीक है, वैसे ही जापान की है अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा। ठीक है, जापान एरो एक्सप्लोरेशन एजेंसी, मुख्यालय टोक्यो में, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर। ऐसे ही रूस का है रॉस कॉस्मोस। ठीक है, रॉस कॉस्मोस, द रॉस कॉस्मोस स्टेट कॉर्पोरेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटीज, स्थापना कब हुई थी, 1992, मुख्यालय मॉस्को में। तो ये क्या है, प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां थी, यानी कि किसी भी देश के लिए अंतरिक्ष में अगर कुछ नवाचारी करना है तो उसके लिए स्पेस एजेंसी होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है सुपारको। ठीक है, इसका पूरा नाम है स्पेस एंड अपर एटॉमॉस्फियर रिसर्च कमीशन। कब हुआ था, 16 सितंबर 1961 को, मुख्यालय कराची में। वैसे ही यूनाइटेड किंगडम का है UKSA। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी, 2010 में स्थापना हुई 1 अप्रैल को, स्वीडन में इसका मुख्यालय। अब भारत के प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम, कौन कौन से अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं भारत के,
तो इसरो के नेतृत्व में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो 1960 के दशक में इनकोस्पार में विकसित होकर आज के प्रमुख विश्व की प्रमुख अंतरिक्ष शक्तियों में एक बन गया है, बात बहुत ज़्यादा। ठीक है। और श्री सोमनाथ जी इसके नेतृत्व करने में चंद्रयान 3 भेजा था, आपको पता हो तो, जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 में 3 सैटेलाइट भेजे थे, जिसमें प्रज्ञान रोवर और एक प्रज्ञान था, रोवर था और एक और था। तो प्रज्ञान रोवर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑर्बिटर, प्रज्ञान रोवर और ऑर्बिटर। प्रज्ञान और रोवर जो थे, ऑर्बिटर तो अपने जैसे कि चंद्रयान 2 में भेजा था अपन ने, तो रोवर तो काम कर, रोवर क्या करेगा, वहाँ पे हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेगा। रोवर का काम तो ये था। और जो दो थे, जो कि प्रज्ञान और रोवर थे, वो क्या है कि एक तरीके से व्हीकल थे जो मिट्टी का नमूना लेंगे, तो वो फेल हो गया था और चंद्रयान द्वारा उसको रोवर को भेजा गया था। ठीक है। तो जो प्रज्ञान को भेजा गया था, तो प्रज्ञान ने मिट्टी के नमूने लिए, तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था, एम सोमनाथ के नेतृत्व में। अब भेजा गया था चंद्रयान 3 भेजा गया था उनके नेतृत्व में। ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, सॉफ्ट लैंडिंग मतलब है कि आराम से लैंडिंग हुई थी। इसके लिए मैंने बनाया है चंद्रयान 3, आप देख लेना वीडियो। अब वैज्ञानिकों के नाम और उनकी उपलब्धियाँ, भारतीय वैज्ञानिकों के नाम और उनकी उपलब्धियाँ। प्रोफेसर सतीश धवन, इनके अध्यक्षकाल में भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण भेजा गया था। डॉक्टर के कस्तूररंजन, इनके नेतृत्व में पीएसएलवी जीएसएलवी का निर्माण कार्य हुआ था, जो लॉन्चिंग व्हीकल है। पोलर सिंक्रोसियस लॉन्चिंग व्हीकल और जीएसएलवी जियो सिंक्रोसियस लॉन्च व्हीकल, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। ठीक है। श्री माधवन नायर, इनकी अध्यक्षता में भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1 का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि भाई चंद्रयान मिशन माधवन नायर के नेतृत्व में गया था, के शिवन के नेतृत्व में चंद्रयान 2 गया था, और श्री एस सोमनाथ के माध्यम में उनके नेतृत्व में चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया था, सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। यानी यहाँ से भेजा गया सैटेलाइट था और वहाँ पे जाके आराम से चंद्रमा की कक्षा में जाके सॉफ्ट लैंडिंग की, यानी कि आराम से वो लैंडिंग कर पाया। यानी कि वहाँ पे लैंडिंग करना, यानी कि एक तरह से सैटेलाइट है वो धीरे 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 लैंडिंग कर पाया। वो लैंडिंग हार्ड लैंडिंग हो गई थी चंद्रयान 2 में, जो प्रज्ञान रोवर टूट गया था। अब चंद्रयान 3 में सॉफ्ट लैंडिंग कर ली इंडिया ने, और वहाँ से मिट्टी के नमूने लेके आ गए। ठीक। अब जो करंट अफेयर्स की ये टॉपिक है, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में कल ही डाल दूंगा, तो उसमें ये प्रमुख जो 2025 के ऊपर है, जो कि आपके लिए करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, सीधे एग्जाम में आएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। आप मेरा चैनल है टेलीग्राम चैनल @STUDAY, द स्टडी RAS, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सब नोट्स अवेलेबल है, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है। मेरा सिर्फ कंटेंट का काम ज़्यादा रहता है, तो क्लास का तो मैं शुरुआत कर दी है मैंने बहुत दिनों से। कंटेंट काम मैंने काफ़ी किया है, तो उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है। और @द स्टडी RAS, तो इसमें आप ज्वाइन करके आप इसको देख सकते हैं।